Hello everyone. Today we will continue with our portion. विषय हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं। छात्रों, लास्ट वीडियो में हमने वाचन मेला के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम फूल और कांटे इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रों, अब मैं जानती हूँ कि आप सभी के सामने टेक्स्ट बुक होगी और हाथ में पेंसिल, क्योंकि मैं पढ़ाते समय जो व्याकरण, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लयुक्त शब्द, मुहावरे आपको बताऊंगी वो आपको अंडरलाइन करके लेना है। मैं जो उत्तर भी बताऊंगी आपको उधर ही लिख कर लेना है। तो अब ध्यान देना है। कविता दूसरी, पेज नंबर 2, फूल और कांटे। छात्रों, आप बगीचे में से जाते हो तो आपको उधर फूल पसंद आता है, तो फूल देखकर आप फूलों की तारीफ करते हो, फूलों का सुगंध लेते हो, उनका कलर देखते हो, रंग देखते हो। साथ साथ कांटे भी रहते हैं, लेकिन कांटे को आप बहुत ही डरते हो। तो इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हमें इस फूल और कांटों की जानकारी दी है। प्रथम हम कवि परिचय देखेंगे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। उपाध्याय हरि औध। उन्हें हरि औध इस उपनाम से जानते हैं। आधुनिक कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है। जन्म, उनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1947 में हुई। रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैद्य ही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि उनकी रचनाएं। परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मधुरमय स्थान है। खड़ी बोली मतलब प्रमुख मुख्य बोली। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल मतलब पूर्वज, खानदान में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। कर्म मतलब बिहेव। तो छात्रों देखो कि मनुष्य के व्यवहार के बारे में बताया है कि मनुष्य अमीर खानदान में जन्म लिया है, लेकिन कर्म अच्छा नहीं तो उसकी कुलीनता को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। हमें फूलों की तरह लोगों के जीवन में सुख और आनंद देना चाहिए। यही जानकारी इस कविता में कवि ने दी है। तो छात्रों, अब मैं कविता पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान देना है। छात्रों, कविता से पहले मैं विचार मंथन जो दिया है ऊपर, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। भूलकर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। निम्न आधार पर चर्चा। बच्चों क्या दिया है? भूल मतलब गलतियां, फूल मतलब पुष्प और शूल मतलब कांटा। तो छात्रों, हमें यह जानकारी दी है कभी भी हमें भूलकर गलतियां नहीं करनी है। हमें क्या बनना है? जीवन में फूल जैसा बनना है। हर एक के जीवन में सुगंध, अच्छा वास देना है। हमें शूल जैसा नहीं बनना है, कांटे जैसा दूसरे को दुख नहीं देना है। तो अब छात्रों देखो, मैं कविता पढ़ रही हूँ। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला।
निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। छात्रों, अब मैं एक एक पद का भावार्थ आपको समझा रही हूँ, आपको ध्यान देना है। जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। इस पैराग्राफ पर आपको ध्यान देना है। जन्म मतलब जन्म। यहाँ पालता शब्द आया है, देखो पालता, और आगे के चौथे लाइन में दिया है डालता। ये दोनों शब्द क्या है? राइमिंग वर्ड है, लययुक्त शब्द है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। पालता शब्द आपको अंडरलाइन करना है। रात में उन पर चमकता चांद भी, चांद मतलब चंद्रमा। चांद शब्द अंडरलाइन करो, चांद मतलब चंद्रमा। एक ही सी चांदनी है डालता। ऊपर पालता शब्द है और नीचे डालता, ये दोनों लययुक्त शब्द है। अब इस पैराग्राफ का अर्थ देखो। फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी समान रूप से उन पर बिखेरता है, बिखेरना मतलब फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। फर्स्ट पैराग्राफ का आपको अर्थ समझ में आया? अभी दूसरे पैराग्राफ में ध्यान देना है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। दूसरे पैराग्राफ में देखो, मेह मतलब मेघ, बादल, और उधर दूसरे लाइन में बही और चौथे लाइन में नहीं। ये दोनों शब्द क्या है? राइमिंग वर्ड है, आपको अंडरलाइन करके लेना है। अभी इस पैराग्राफ के ऊपर ध्यान देना। फर्स्ट लाइन में मेह उन पर बरसता एक सा, कौन एक सा बरसता है? तो उत्तर क्या आएगा? मेह। प्रश्न क्या है देखो, कौन एक सा बरसता है? तो प्रश्न हो गया मालूम, तो उत्तर क्या आएगा? मेह एक सा बरसता है। इस पैराग्राफ का अर्थ देखो, जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो तब फूल और कांटों पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। हवाएं उन दोनों पर एक जैसे ही बहती है। इसी तरह वातावरण में बढ़ने वाले ये दोनों फूल और कांटे एक जैसे नहीं होते। दोनों का स्वभाव व्यवहार एक जैसा न होकर भी बिल्कुल दोनों भी अलग अलग है। छात्रों, प्रकृति बड़ा करने में पौधा, पवन, जल, इन सारी चीजें कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन फूल और कांटों के जीवन का कार्य बहुत ही अलग है। अलग है ना छात्रों? आपको भी समझ में आता होगा ना? दोनों का जीवन कार्य अलग है। अभी तीसरे पैराग्राफ में आप ध्यान देंगे तो देखो दोनों का कार्य जीवन देखो। तीसरे पैराग्राफ में आप ध्यान देना है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। इस पैराग्राफ पर ध्यान देना है। छेद कर, छेदना मतलब वेदना, ये समानार्थी शब्द है। छेद कर, छेदना शब्द अंडरलाइन करो, छेदना वेदना। फाड़ देता है किसी का वर मतलब श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सुंदर। हाँ,
और वसन, वसन मतलब वस्त्र, कपड़ा। प्यार डूबी तितलियों के पर मतलब पंख, पर मतलब पंख। कतर, कतर मतलब काटना, फाड़ना। भौर, भौर मतलब भौरा। यहाँ पे वेद दिया है, वेद मतलब छेदना। वेद देता श्याम, श्याम मतलब सावला, श्याम मतलब सावला। तन, तन मतलब शरीर। तो इस पैराग्राफ के ऊपर आप देखो, प्यारी तितलिया को कौन कतर देता है? सुनो, देखो बच्चों, प्यारी तितलिया को कौन कतर देता है? तो कांटा। कौन कतर देता है? प्यारी तितलिया को कांटा कतर देता है। तो छात्रों, थर्ड पैराग्राफ में कांटे का कार्य देखो। कांटे का कार्य, कार्य मतलब वर्क। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। छात्रों, जब हम बगीचे में फूल देखते, फूलों को तोड़ने के लिए जाते, तो तुरंत कांटा हमें छेदता है, लहूलुहान कर देता है। किसी का दुपट्टा फाड़ देता है तो किसी के कपड़े को भी फाड़ देता है। सुंदर तितलियां भी फूलों के पास जाती, तब कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के कोमल शरीर को छेद कर घायल भी कर देता है। इसीलिए तितलियां भी दुखी हो जाती है। तो छात्रों सुनो, कांटे का सारा काम कैसा है? नकारार्थी, नेगेटिव है। इसीलिए कांटा किसी को भी पसंद नहीं है। कांटा जानबूझकर दूसरे को तकलीफ देता है। कांटे की वृत्ति कैसी है? एकदम बुरी है। तो इसीलिए कांटा किसी को पसंद नहीं आता है। तो छात्र सुनो, कक्षा में ऐसे कोई कोई विद्यार्थी भी दूसरे को जानबूझकर तकलीफ देते हैं ना। छात्रों, हमें कांटे जैसा नहीं बनना है, तो हमें क्या करना है? फूल जैसा स्वच्छ सुंदर बनना है। इसी बात का आपको ध्यान देना है। हमें हमेशा फूल जैसा बनना है। तो फूल जैसे बनेंगे तो छात्रों आप सभी को भी पसंद आएंगे। तो देखो आगे फूल का कार्य चौथे पैराग्राफ में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा कली जी की खिला। देखो इस पैराग्राफ में फूल मतलब क्या है? कुसुम, पुष्प। लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा, अनूठा मतलब अनोखा, अलग, रस पिला। पिला ये राइमिंग वर्ड है। पिला और आगे चौथे लाइन में खिला, ये दोनों लयुक्त शब्द है। निज, निज मतलब अपना, सुगंध, और इधर और दिया है, और का मतलब है और। निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। ये देखो यहाँ पे एक मुहावरा आया है, जी की कली खिलना। कौन सा मुहावरा आया है? जी की कली खिलना मतलब बहुत खुश होना। बच्चों, आप अच्छी अच्छी चीजें देखकर खुश हो जाते हो ना, तो मुहावरे का वाक्य आप ओन में बना सकते हो। देखो वाक्य, हरे भरे खेत देखकर किसान के जी की कली खिली। ये वाक्य आपको समझ में आया? हरे भरे खेत देखकर किसान के जी की कली खिली। दूसरा वाक्य देखो, खिलौना देखकर पिंकी की जी की कली खिली। ऐसे आप ओन में वाक्य बना सकते हो। अभी चौथे पैराग्राफ के ऊपर कौन सा प्रश्न आ सकता है? देखो, फूल किसको रस पिलाता है? फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौरों को रस पिलाता है। फूल किसको रस पिलाता है? भौरों को। तो चौथे पैराग्राफ का अर्थ देखो, फूलों के कार्य। हाँ, फूल एकदम अच्छा है, आपको पता है ना। फूलों के कार्य सकारात्मक है, पॉजिटिव। कांटों के एकदम विरुद्ध है फूल। हाँ, वे तितलियों को अपनी अपनी गोद में लेते हैं और भौरों का अपना मधुर रस, रस मतलब शहद, पिलाते हैं। फूल अपनी सुगंध, सुंदर व आकर्षक रंग से सभी के मन को क्या करता है? प्रसन्न कर देता है। मतलब फूल अभी
कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, अपने प्यार दूसरों को देता है, उनका मन एकदम स्वच्छ और साफ है। हमें भी सबके साथ स्वच्छ और साफ साफ बातें करनी है, दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अब छात्रों देखो 5वें पैराग्राफ है। खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो यहाँ पे भी एक मुहावरा आया है, आंखों में खटकना। खटकना मतलब बुरा लगना। किसी का वक्त काम आपके आंखों को बुरा लगते है ना, यहाँ पे ही देखो ना, हमें कांटों का वक्त अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब आंखों में खटकता है। खटकना मतलब बुरा लगना। एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता। सोता मतलब सुंदर, शोभा देना। हाँ, शोभा देना। सूर, सूर यहाँ पे क्या वर्ड दिया है? सूर। सूर मतलब देवता। शीश, शीश मतलब सिर। और ओके, शीश मतलब देवता। किस तरह कुल, कुल मतलब पूर्वज, खानदान की बड़ाई का काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन। बड़प्पन मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व। बड़ाई की कसर, कसर मतलब कमी। इस पैराग्राफ के ऊपर आप देखो प्रश्न कौन सा आएगा। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देता। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देता। इसका उत्तर देखो, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती है। कुल की बड़ाई तो कौन सी खानदान का है ये इम्पोर्टेंट नहीं, तो क्या वो इम्पोर्टेंट है? उनका कर्म इम्पोर्टेंट है। तो भावार्थ देखो इस पैराग्राफ का, अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है। कांटे का व्यवहार एकदम उलट है ना, इसीलिए सबको कांटा आंखों में खटकता है और वह किसी को अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, फूल सबको पसंद है, सबको अच्छा लगता है, जबकि फूलों को देवता भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है ना। हाँ, तो छात्रों सुनो, किसी के शुभ अवसर पर भी हम देते हैं फूल। यदि अच्छा काम करते हैं तो नाम भी अच्छा। आप भी अच्छा काम किए तो आपकी भी तारीफ हो जाती है ना बच्चों। वैसे ही आप अच्छा काम करते हो, अच्छा नाम। बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, हमेशा याद रखो। तो हमारा खानदान अच्छा है, लेकिन काम भी अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा नहीं तो कुछ फायदा है? उच्च कुल में जन्म लेने से हमारे किसी का काम नहीं आता है। तो छात्रों सुनो, फूल और कांटे इस कविता से हमें समझ में आता है कि हमेशा सदैव अपने अच्छे कर्मों से ही सभी को आनंदित रखना है। आप सभी को खुशियां देंगे ना, घर में, घर के बाहर, स्कूल में। हाँ, तो बोलेंगे, आपका नाम बोलेंगे ना, वाह घर से भी अच्छे है, तो ये लड़का एकदम सीधा साधा है, एकदम अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। तो अपने अच्छे कर्मों से सभी को आनंदित रखना है। सबके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यह छात्रों, यह कविता आपको समझ में आई होगी, तो यह कविता आपको एक बार लिखनी है नोटबुक में, और जो मैं अर्थ दे रही हूँ उसी अर्थ को आपको नोटबुक में लिखने हैं। और अभी जो मैं स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय में हल कर रही हूँ, आपको ध्यान देना है। मैंने समझा, इस कविता से छात्रों हमें समझ मिलती है कि समाज में हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अभी ध्यान देना, शब्द वाटिका के नए शब्द। मेह बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसन वस्त्र, वेद छेदना, भौर भौरा, झी मन सोहना शोभा देना, शीश सिर। मुहावरा, जी की कली खिलना खुश होना। तो बताओ सही, इस पर आप ध्यान देना।
तुम्हें कौन सा फूल पसंद है छात्रों? हर एक को अलग अलग फूल पसंद है। हाँ छात्रों, तो आप फूलों की जानकारी इसमें लिख सकते हो। एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ कि मुझे कमल का फूल बहुत अच्छा पसंद है क्योंकि कमल राष्ट्रीय फूल है। यह लाल, गुलाबी, सफेद और कहीं कहीं नीले रंग का भी होता है। यह फूल बहुत सुंदर होता है। तो कमल का आपको उपयोग बताना है। उपयोग क्या है? बहुत उपयोग है। हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप में महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। कमल के बीजों तथा इसकी पंखुड़ियों का उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। कमल की जड़ों का मेवा की तरह भी उपयोग किया जाता है तथा बाद में फूलों का गंध, इसकी भीनी भीनी गंध बड़ी प्यारी लगती है हमें। यह सुगंध मधुमक्खियों को अपनी आकर्षित करती है। तो फूलों के बारे में जानकारी लिखनी। अभी पेज टर्न कर। इस तरह फूलों की जानकारी आपको बताई है, आप भी लिख सकते हो। अभी पेज टर्न करना है। खोजबीन, आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करना है। इसमें छोटे, मध्यम और बड़े ऐसे पेड़ों के नाम आपको लिखने हैं। छोटे में एग्जाम्पल कौन से आएंगे? तुलसी, गेंदा, गुलाब। मध्यम में क्या आएगा? पपीता, अमरूद, चीकू। बड़े में क्या आएगा? आम, नीम, बरगद। अभी वाचन जगत से ये प्रश्न ऑन में आपको रीड करना है, तैयार करना है। अभी हमेशा सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक परिस्थिति का सामना हमें हंसते हुए करना चाहिए। हमें सबके साथ हंसते हुए व्यवहार करना चाहिए। अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कविता में पढ़ाई उसके ऊपर फिलअप्स। रिक्त स्थान मतलब फिलअप्स। रात में उन पर डैश, क्या आएगा? चमकता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। ये सब कविता में दिया है। दूसरा, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। फिलअप क्या आएगा? पर। भौर का है वेद देता शाम तन। फिलअप आएगा शाम। अभी दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। 1 सेंटेंस आंसर। फर्स्ट, फूल किनको गोद में लेता है? तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। फूल तितलियों को गोद में लेता है। दूसरा प्रश्न, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर देखो फुल सेंटेंस में, बड़प्पन की कसर रह जाने पर फूल की बड़ाई काम नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सा बरसता है। उत्तर में ऐसे लिखना है, बादल एक सा बरसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर लिखना है, फूल भंवरे को रस पिलाता है। एक वाक्य के उत्तर हो गए। अभी नेक्स्ट, भाषा की ओर ध्यान देना है। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करना है और कॉपी में लिखना है छात्रों। उधर आपको वर्ण दिए हैं, उसी वर्ण में से समानार्थी और विरुद्धार्थ की जोड़ियां बनानी है और अपने ओन वाक्यों में सेंटेंस लिखनी है। एक एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ आपको, ठीक है। पुष्प, पुष्प का मतलब है फूल, ये समानार्थी शब्द है और बाकी शब्द समानार्थी आपको ढूंढना है। एग्जाम्पल, मेघ आएगा, मेघ का उत्तर ढूंढना है बादल। रास्ता आएगा मार्ग, जल आएगा पानी। अभी इसी समानार्थी में से एक शब्द है पुष्प। पुष्प का एक एग्जाम्पल में बना रही हूँ। पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है। अभी दूसरे फूल का बनाना है। पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। समझ में आया? अभी विरुद्धार्थी शब्द देखो। रात, विरुद्धार्थी शब्द है रात, उसका उत्तर आएगा दिन। अभी रात का एक आपको वाक्य में, हम रात में सो जाते हैं। दूसरा दिन जो शब्द है, दिन भर किसान खेतों में काम करते हैं। समझ में आया? इसी प्रश्न के रिक्त स्थान की पूर्ति और एक वाक्य के उत्तर
मीनिंग्स जो शब्दार्थ थे वो, और ये समानार्थी और विरुद्धार्थी की जोड़ियां और उनके वाक्य आप आपके कापी में लिखो। धन्यवाद।